नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट निशा किरण। वैसे इस कार्यक्रम के जरिए हम कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में हो रहे बदलावों के बारे में अक्सर आपको बताते ही रहते हैं और साथ ही साथ आपकी आमदनी को कैसे दोगुना किया जाए इसका भी खास ख्याल रखते हैं। आज इस कार्यक्रम की कड़ी में हम कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ आए हैं जहां मिलेंगे नए नए विशेषज्ञों से नए नए विषयों के साथ। लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती में आज क्या है खास। नमस्कार दर्शकों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। बीज उत्पादों में बिहार को आगे ले जाएगा चतुर्थ कृषि रोडमैप। सर्दी के मौसम में गेहूं की फसल की माहू कीट के प्रकोप से बचाए एवं किसानों के लिए बेहद उपयोगी रीपर मशीन। राज्य में कृषि विभाग की ओर से कृषि डायरी का लोकार्पण कृषि विभाग के मंत्री सरबजीत कुमार ने किया। इस अवसर पर कृषि सचिव एन श्रवण कुमार के अलावा कृषि निदेशक आदित्य प्रकाश उपस्थित थे। मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए चौथी कृषि रोड मैप बहुत उपयोगी होगा, जो बीज उत्पादन में बिहार आगे रहेगा। इसके साथ ही नई तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचेगी। 23 में जो चौथी रोड मैप बन रही है वो एक नई बिहार और नई ऊर्जा जो है बिहार के किसानों के लिए लेकर के आएगा। पूरे बिहार के किसानों को सभी पत्रकारों से, सभी चैनलों से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, प्रिंट के साथियों हो, सबको बड़ी आशा है कि आप किसानों का जो हित है उसको प्राथमिकता से जो है दिखाएंगे और आने वाला समय में जो कृषि रोड मैप हमारी बनेगी उसमें निश्चित तौर पे बिहार के किसान खुशहाल होंगे। किसान भाई बहनों, इन दिनों ठंड का असर पूरे राज्य में काफी बढ़ रहा है। राज्य में सभी जगह शीतलहर की असर है। ऐसे में आपके गेहूं के फसलों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपके गेहूं के फसलों पर माहू कीट का प्रकोप हो रहा है तो तुरंत वैज्ञानिकों से सलाह लेकर आप दवा का छिड़काव करें। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं ICAR पटना के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। खेत का अगर हम लोग ध्यान से निरीक्षण करें, देखें कि 2, 4, 5 भी काला काला धब्बा नजर आ रहा है तो उसको टच करके देख लें कि उसमें कहीं वो काला धब्बा किसी रोग का है या माहू तो नहीं है। अगर वो माहू है तो तुरंत ही हमको जो है सिस्टमिक कीटनाशी दवाओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उसका जो है बढ़वार न रुक सके। क्योंकि 24 से 48 घंटे में इस मौसम में जो ये ठंड का मौसम है, कुहासा सा लगा हुआ है, उस किसान भाई बहनों, इन दिनों आलू की फसलों पर फफूंद के कारण कई बीमारियों का जन्म हो रहा है। ऐसे में फफूंदी नाशक दवा का समय पर छिड़काव अवश्य करें। इससे बीमारी पर रोक लगाई जा सकती है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम सैदपुर पटेरा, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान लाल बहादुर सिंह। इन्होंने जैविक विधि को अपनाकर पत्ता गोभी की खेती की है। इन्हें पत्ता गोभी की खेती में 2 गुना मुनाफा हो रहा है। इनका कहना है कि मशरूम से निकले भूसा से वे खाद बनाते हैं। वह काफ़ी इसमें फ़ायदा करता है, जिसके कारण इसकी फसल बहुत बेहतर ढंग से हो रही है। हम जैविक खाद इसमें लगाए हैं, जिससे फसल बहुत अच्छा है और लगभग इसमें 4-5 हज़ार रुपया लगा है उपजाने में। इससे बेनिफिट 2 बार मान करके चलिए, अभी तक के फसल ठीक है जो सामने उपलब्ध है। पत्ता गोभी एक ऐसा पौधा है जो पोषक तत्वों से भरपूर अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में बढ़ता है। इसके लिए धूप वाली जगह की भी ज़रूरत होती है।
बीज बोने से पहले या छोटे पौधों की रोपाई करने से पहले उपयुक्त खेत तैयार करना आवश्यक है। अनुभवी किसान बताते हैं कि पौधे की रोपाई या सीधे बीज बोने से पहले मिट्टी की जुताई करना और कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद डालना मददगार होता है। ज्यादातर मामलों में पत्ता गोभी को 6 से 6-8 तक पीएच वाली उपजाऊ मिट्टी पसंद होती है। विकसित पौधे और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार पाने के लिए मिट्टी को हमेशा नम रखना जरूरी होता है। पौधे लगाने से पहले किसान मिट्टी का विश्लेषण कर सकते हैं। खेत तैयार करने के लिए तर्क संगत योजना बनाने के लिए किसी स्थानीय लाइसेंस प्राप्त कृषि वैज्ञानिक से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है। रीपर मशीन बहुत हल्की और उपयोगी मशीन होती है, जिसका कुल वजन 8 से 10 किलो तक होता है। एक आंकड़े के मुताबिक हंसिया की तुलना में रीपर मशीन से गेहूं की कटाई में 4 गुना कम तक मजदूरी लगती है। इसमें ईंधन खपत भी बहुत कम है और प्रति घंटे 1 लीटर से भी कम तेल लगता है। यह मशीन गेहूं, धान, धनिया और ज्वार आदि की कटाई बखूबी करती है। ब्लेड बदलकर चाहे तो मक्के की भी कटाई कर सकते हैं। आप जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव? आइए अब चलते हैं बाजार समिति पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2200 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बदलते जीवन शैली को देखते हुए हम अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने भोजन में लत्तर वर्गीय सब्जियों को स्थान दे रहे हैं। ऐसे में भारत में लत्तर वर्गीय सब्जियों की मांग को देखते हुए भारतीय किसान इसे बोने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जी हाँ, दिलचस्पी दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि जहां एक तरफ ये आपके भोजन में शामिल होकर आपके भोजन का जायका बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर औषधीय गुणों से भरपूर इन सब्जियों को आमदनी का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने विशेषज्ञ से कि अगात लत्तर वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, जब कृषि की बात होती है तब हमें हमारा गांव याद आता है, और जब गांव याद आता है तो गांव का आंगन और वो छत पे झूलता हुआ लत्तर सब्जियों का। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अगात लत्तर वाली सब्जियों की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ विषय वस्तु विशेषज्ञ KVK मुंगेर से मुकेश कुमार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सर, पहला प्रश्न आपसे ये लेंगे सर कि आखिर लत्तर वाली सब्जियों की वैज्ञानिक खेती, अगात सब्जियों की वैज्ञानिक खेती किस तरीके से करें कि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। अमूमन पहले से ही किसान इसकी खेती करते रहे हैं, और ये तीनों मौसम के में ये इसकी सब्जी की खेती होती है। परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको और बेहतर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम करें तो किसान इसमें आर्थिक लाभ पा सकते हैं अगात सब्जी उत्पादन कर करके। इसके लिए उनको सबसे पहले ये मौसम का चुनाव करना पड़ेगा। उनको सब्जियों को 40 से 50 दिन पहले उनको बिचरा तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो बिचरा जो तकनीक है उसमें ना रख करके आज जो आधुनिक तकनीक है उसका उपयोग करें। जैसे कि प्रो ट्रे का इस्तेमाल कर करके वो 1 माह पहले ही बिचरा तैयार कर लें, और ये जो मौसम चल रहा है 15 नवंबर से लेकर के जनवरी तक आप इसको लगा कर करके आप अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। प्रो ट्रे वो ट्रे है, वो प्लास्टिक का ट्रे है जिसमें आप खेत में बिचरा को मिट्टी में ना डाल कर करके वो तस्तरी में डालते हैं, और उसमें वर्मी कंपोस्ट और ये नारियल का बुरादा, कोकोपीट जिसको बोला जाता है, परलाइट, ये तीनों का मिक्सचर बना कर करके उसमें 50 की संख्या में वो ट्रे में, एक ट्रे में आप बिचरा को उगा कर करके और सिंचाई कर करके और आप उस बिचरा को तैयार कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है। सर, ये तो आपने बताया सर कि बिचड़े का उत्पादन एक तरीके से कैसे किया जा सकता है। सर, ये शुरू से देखता आया गया है सर कि गांव में खास करके आंगन में महिलाओं की एक आदत शुरू से रही है कि एक बिचड़ा डाल दिया सब्जी का। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आज के तारीख में अगर इसे व्यावसायिक रूप देने का बात अगर किया जाए तो महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है लत्तर वाली सब्जियों की खेती में। देखिए, जैसे ही सब्जी का नाम आता है तो सब्जियों का उत्पादन में भी महिलाओं का काफ़ी योगदान है, और सब्जी घर में जो बनता है उसमें भी काफ़ी योगदान है। तो उनकी महत्ता को महिलाएं काफ़ी पहले से समझ रही हैं। अब आप उसके आर्थिक दृष्टिकोण को भी देखें। महिलाएं क्यों सब्जियों को अपने घर के आंगन में या घर के आसपास में लगाती थी? क्योंकि उनको बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए, आप हमको कुपोषण से बचाने के लिए विभिन्न सब्जियों को वो लत्तर वाली को चढ़ा देते थे अपने घर पर। लेकिन आज उसके आर्थिक पहलू भी काफ़ी दमदार हैं। ये लत्तर वाली सब्जियों में काफ़ी उत्पादन क्षमता है। 250-300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन क्षमता है। आप देखते होंगे कि एक लत्तर चढ़ा और 40-50 कद्दू उसमें लगातार फलते रहते हैं। तो ये वजह है कि उसको अपना कर करके, लेकिन अगर हम उसको खेत में उतारें, आज पौराणिक विधि के जगह पे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अगर करें, जिसमें एक तकनीक तो आपको बतलाए कि प्रो ट्रे में बिचरा उत्पादन कर करके आप उसको लगाएं,
दूसरा है, आप गंगा के किनारे देखते हैं कि मिट्टी में या खेत में बीज रोप करके उसकी खेती करते हैं, परंतु उसी बीज को हम प्रोट्रे से उत्पादन कर लें बिचरा का, और 15 दिसंबर से लेकर के जनवरी के माह तक अपने मूल खेतों में उसको लगाएं। उसका तरीका ये है कि आप जोताई कर लें, खेत को पाटा दे लें, और 150 से 200 क्विंटल आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, और अगर 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटास का उपयोग करके खेत को बढ़िया से बराबर कर लें। और फिर जो तकनीक आई है, आधुनिक तकनीक, उसको बोलते हैं लो पॉलीटनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जब वो सब्जी का उत्पादन करते हैं सर, तो अक्सर देखा जाता है कि पत्तों के ऊपर जालीदार कुछ कीड़ा उसको डैमेज कर देता है सर, तो वो बीमारी क्या और उसका निष्पादन क्या हो सकता है सर? एक तो निष्पादन आपका कर दिया कि आपका जो लो पॉलीटनल में, चूँकि वो चारों तरफ से कवर्ड है, तो उस वजह से कीट का आक्रमण कम से कम होगा। दूसरा है कि अगर आक्रमण होता है तो आप देख रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि केमिकल इंसेक्टिसाइड का कम से कम व्यवहार करें। तो आप उसके लिए नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। एक जो सबसे बड़ी समस्या है लत्तर वाली सब्जियों में, आप देखते होंगे कि फल मक्खी हमारे इस तरह की सब्जियों को ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो इसके लिए फेरोमोन ट्रैप आता है लत्तर वाली सब्जियों के लिए। उसमें एक खासियत है कि ये 6 माह तक काम करता है। 1 एकड़ में अगर आप सब्जी लगाए हैं तो लत्तर वाली सब्जियों के लिए 5 की संख्या में प्रति एकड़ फेरोमोन ट्रैप टांग दें। वो ट्रैप हो करके नर मक्खी उसमें ट्रैप हो जाएगा, और मादा मक्खी का चूँकि उसमें गंध है तो नर मक्खी ट्रैप होगा, तो वो सारी मक्खियाँ मर जाएगी और आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बहुत आपका परेशानी है तो आपको केवल ये करना है कि उचित सलाह अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से लेकर करके ही रासायनिक कीटनाशकों का व्यवहार करें। सर, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दिया सर आपने अगाड़ी लत्तर सब्जियों के वैज्ञानिक उत्पादन के लिए सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं।
अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। जाड़े में किए जाने वाले प्रबंधन के अभाव में तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तापमान भी घट जाता है। ऐसे में इसका सीधा असर मछलियों पर पड़ता है। तो हमारा आज का दूसरा विषय है कि जाड़े में मछलियों की रखरखाव कैसे करें। तो जानते हैं इस विषय पर हमारे विशेषज्ञ क्या कहते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, अपने प्रदेश में ठंड जोरों पर है और ऐसे में जो हमारे किसान भाई मछली पालन कर रहे हैं उन्हें कुछ खास प्रबंधन करने की ज़रूरत होती है। अन्यथा कई बार देखा गया है कि मछलियों में कई तरह के रोग पाए गए हैं जिसके कारण उनकी मृत्यु तालाब में ही हो जाती है। तो इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ठंड के मौसम में मछलियों के प्रबंधन के बारे में और इससे जुड़ी तमाम जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ मिश्री लाल सहनी सर। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि आप विषय से अवगत हैं तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ठंड के मौसम में मछलियों की देख रेख में क्या कुछ विशेष करने की ज़रूरत होती है। आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यह ठंड जो है ना मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें बहुत सारी सावधानियां बरतना चाहिए। इस पर 2-4 लाइन हम आपको प्रकाश डालते हैं या राय देते हैं, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए तालाब में अपने अपने। तो ये अभी जो है ना सबसे पहले कि देख रहे हैं आज करीब करीब 8-10 दिन से सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती है। इसमें होता क्या है, तालाब में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो मात्रा में क्षरण होता है, कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो है मछली ऊपर आकर के और माने बेचैन हो जाती है। इसका ध्यान रखना है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है हमारे तालाब में क्या। अगर नहीं होता है तो ठीक, अगर हो रहा है वैसा तब तुरंत ऑक्सीजन का उसमें प्रतिपूर्ति करने के लिए आप जो है सो लाल पोटास कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट उसका नाम है, वो आपको उपलब्ध है। ये रासायनिक है, इसको ले जा करके अपने तालाब में छिड़काव अगर करते हैं तो ऑक्सीजन तुरंत ऑब्जर्व करता है। सर, अभी आप हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी मछलियों के रख रखाव के बारे में। सर, मछलियों का आहार एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मौसम के बदलाव, ठंड के होने के कारण मछलियों का आहार प्रबंधन हमारे मछली पालक किस प्रकार करें? ये जो ठंड का मौसम है यह उपयुक्त नहीं है मत्स्य पालकों के लिए या मछली के लिए। इसमें ग्रोथ एकदम नगण्य हो जाता है, ग्रोथ होता ही नहीं, ठप रहता है। 1 फरवरी माह तक ठप रहेगा। उसके बाद में ज्यों ही गर्मी का माने पदार्पण होगा त्यों ही वह विकास करना तीव्र गति से शुरू करेगा।
यही है। इतना दिन का रुका हुआ 2-3 महीने का वह तीव्र गति से माने ग्रोथ करेगा। इसके लिए हम किसान भाई से यह माने सुझाव देंगे कि जो पहले से आप उसको चारा देते आए हैं वह चारा कंटिन्यू रखें। उस चारा का प्रतिफल आपको जो ही गर्मी मिले आएगा तो मिलना शुरू हो जाएगा, कारण जो उसका ग्रोथ जो है काफी तीव्र गति से बढ़ेगा। तो इसलिए जब तीव्र गति से उसका माने ग्रोथ होगा तो समझ सकते हैं बिजनेस में वह हमको लाभ दे करके ही जाएगी। इसलिए आप जो भी चारा दे रहे हैं, या सरसों की खल्ली हो, या आप ये राइस ब्रान हो, या और जो भी है उसको देने वाला रासायनिक खाद भी दिया जा रहा है, रासायनिक खाद भी दिया जा रहा है। तो जो दे रहे हैं उसमें किसी तरह का कटौती नहीं करे। सर ये तो बात हुई आहार प्रबंधन के बारे में। सर आगे आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जाड़े के मौसम में मछलियों में कौन से रोग होने के संभावना होते हैं और उससे रोकथाम के लिए, उसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई क्या कदम उठाएं? तो ये जो ठंड का मौसम है ना, इसमें बीमारी का जो प्रकोप हो जाता है तालाबों में, ये फैलने की बीमारी है। एक दूसरे तालाब से कनेक्शन अगर आ गया, उस जाल अगर कहीं इधर से उधर होता है तब जा करके वह बीमारी माने जो शुद्ध है जिसमें कोई बीमारी नहीं है उसमें भी लग जाएगा। नेटिंग का सवाल है कि इफेक्टेड जो प्रभावित तालाब है उसमें नेट डाला, वही नेट फिर जो न प्रभावित है उसमें डाला तो वह बीमारी लग जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, उसको ध्यान देना है। उसको गलता कहते हैं, गलने लगता है पूंछ के तरफ से या गलफारा से पकड़ लेता है और वह गलने लगता है। मछली जो है सो शिथिल होकर के धीरे धीरे और किनारे आ जाता है। किनारे आ जाने के बाद वह मर जाना है, फिर ऊपर हो जाएगा। यह ज्यादा बीमारी जो है किस मछली में पाया जाता है, तो खाऊ किस्म का जो मछली है, जो श्रेणी खाऊ में जो मछलियां आती है उसको पहले पकड़ता है। तो खाऊ मछली हमको रखना नहीं चाहिए। 1 नंबर खाऊ मछली किसी भी कीमत में तालाब में नहीं रखना चाहिए। सर हमारे किसान भाइयों को आपने जिस व्यवहारिक तरीके से समझाया वो बहुत काबिले तारीफ है। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कार्यक्रम में दिखाई गई जानकारियों का आपने पूरा लाभ उठाया होगा और आशा है सफलता की दास्तां लिखने वाले किसानों की श्रेणी में अगला नाम आपका होगा। तो जुड़े रहिए कृषि दर्शन के साथ और हमें दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।